प्रॉपर्टी खरीदते वक्त अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट होने के चांसेस ऑलमोस्ट निल हो जाते हैं। तो हमें क्या वेरीफाई करना चाहिए जब भी हम प्रॉपर्टीज़ को खरीदते हैं? प्रॉपर्टी का जो टाइटल है उसकी लीगैलिटी को देखने के लिए क्या-क्या चीज़ का वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का जो वीडियो होगा यही 7 या 8 स्टेप्स होंगे जो आपको देखना होगा कोई भी प्रॉपर्टी को परचेज़ करने से पहले। अगर आप ये स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो तो आप मैं ये बोल सकती हूँ कि 98% चांसेस हो जाते हैं कि आपका प्रॉपर्टी कोई भी तरह का डिस्प्यूट फ्री हो सकता है। बाकी 2% का चांस तो मैं भी नहीं ले सकती, वो कब क्या परेशानी आ जाए ये हम नहीं बोल सकते प्रॉपर्टी के मैटर्स में। तो आप सबका स्वागत है बीडी लीगल प्राइम चैनल पे। यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करते हैं और साथ में ही प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करते हैं प्रॉपर्टी से या सिविल सूट से रिलेटेड। तो चलिए, हमेशा ये याद रखिएगा कि जो गोल्डन रूल जिसे मैं बोलती हूँ कि जब भी हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कभी भी अपने रिलाई जो हम कर देते हैं ब्रोकर के ऊपर कि चलो उसको पैसा दे दिया, उसको पैसा मिलने वाला है और हम बिल्कुल चिंता मुक्त होके उनके जो भी बातें उनके ऊपर भरोसा करके हम प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं। तो उनके ऊपर 100% अगर आप भरोसा कर रहे हो तो आप लेके चल सकते हो कि चांसेस बहुत हाई रहेगा कहीं न कहीं कुछ ना कुछ चीज़ खराब हो सकता है। तो साथ ही साथ में जो बेच रहा है उसकी बात पे भी आप 100% नहीं जा सकते हो, साथ में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के ऊपर भी आप 100% नहीं जा सकते हो। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के बारे में भी बात करी है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला चीज़ हमें जो इस पे करना पड़ता है कि हमेशा जो पेरेंट टाइटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सब स्टेप 1 जो अपना रहता है, वो हमेशा पेरेंट टाइटल डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमें पता करना चाहिए। हमेशा आप पूछना चाहिए जिससे हम खरीद रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी आपको कैसे मिली? आपने सेल डीड से लिया, गिफ्ट डीड से लिया, कि पार्टीशन डीड हुआ, कि विल हुआ या गवर्नमेंट ग्रांट से आपको मिली है या कोर्ट की डिक्री से मिली है? ये सवाल बहुत ज़रूरी होते हैं। ये आपको एक बता देता है कि प्रॉपर्टी आया कैसे उनके हाथ में। द मोमेंट आपको ये पता चल जाता है, आप ट्रेस बैक कर सकते हो प्रॉपर्टी को 30 साल तक कि कहाँ से ये प्रॉपर्टी की ओनरशिप होती है। जैसे ही प्रॉपर्टी का 30 साल का ओनरशिप निकाल लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि मिस्टर ए ने इसको सेल किया था बी को 2000 में, बी ने इसको सी को सेल कर दिया था 2010 में, सी ने सेल कर दिया आपको करने वाले हैं 2026 में। तो उससे क्या होगा ना कि जब भी आप पता कर लेते हो कि ये सेल डीड से आया, गिफ्ट डीड से आया या फिर कोर्ट की डिक्री से आया है, तो क्लैरिफिकेशन आपके पास में रहता है कि आपका प्रॉपर्टी कहाँ से आया। एक निश्चितता आ जाती है कि हाँ, इसमें पहले कोई डिस्प्यूट था या नहीं था। ये हमेशा आपको वेरीफाई करना चाहिए। साथ में वो जो भी सेल डीड्स की बात करें, गिफ्ट डीड्स की उसमें बात करें, हमेशा उसको वेरीफाई कीजिए कि वो टाइटल उनके ऊपर में कैसे आया है। क्योंकि अगर याद रखिएगा सिविल सूट में हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है कि रूट जड़ ही अगर खराब है तो पूरा पेड़ उससे खराब हो जाता है। तो मतलब अगर कोई डिफेक्टिव टाइटल लेकर आया है, मतलब जिससे उसने खरीदा है वो पर्सन के पास में राइट ही नहीं था उस प्रॉपर्टी का और उसने आपको सेल कर दिया, तो डिफेक्टिव टाइटल हो गया, डिफेक्टिव रूट हो गया। तो आपका हक कहाँ से उसमें बनता है? आपका हक बन ही नहीं पाता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि चीज़ों को जो ट्रेस हिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं वो होना अच्छी तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा हमें चेक करना होता है कि क्या डॉक्यूमेंट, जितने सारे भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की गई है, सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं। यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत क्लियरली बोला गया है कि जो भी तरह का प्रॉपर्टी ट्रांसफर का जो भी डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट जो है वो हमेशा रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन उसका होना कंपल्सरी है, तभी उसकी वैलिडिटी होती है। अगर सेल एग्रीमेंट भी हुआ है 2 पार्टी के बीच में, उसके बाद में सेल डीड हुआ है, लेकिन अगर सेल डीड का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो सेल डीड का कोई भी वैलिडिटी नहीं रहती है कानून के नज़र में। तो रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको चेक करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर देखना चाहिए, बुक नंबर देखना चाहिए, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर आपको ये सारी चीज़ें चेक करना ज़रूरी होता है। ये सिंगल काम भी अगर आप तरीका से करते हो तो बहुत सारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड जो फ्रॉड्स होते हैं उसकी जो ये संभावना जो रहती है वो कम हो जाती है। और कोशिश करिए कि सबका सर्टिफाइड कॉपी भी आप लेकर रख लो। अब हम आ जाते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 आपकी बात करता है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट का। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है? इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट बात करता है कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर में कोई भी तरह का कोई डिस्प्यूट है या नहीं है, जो हेल्प करता है सेल ट्रांजैक्शंस का। कोई भी उसमें कोई मॉर्टगेज तो नहीं है, कोई भी तरह का चार्जेस का पेंडिंग तो नहीं है, रेवेन्यू के चार्जेस हो सकते हैं और भी कोई तरह का चार्जेस हो सकता है। सर्टेन रजिस्टर्ड होते वक़्त भी कुछ इनकम्बरेंस आ जाता है, वो है कि नहीं, मतलब एक तरह का डिस्प्यूटेड है या नहीं, ये आपको पता चलता है। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, ये भी इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जो होता है ये ओनरशिप का कोई प्रूफ नहीं होता है, पहली बात। दूसरा, और जस्ट बिकॉज़ इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट क्लीन है,
इसका ये मतलब नहीं है कि प्रॉपर्टी भी क्लीन होगी, क्योंकि इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट में कहीं पे भी कभी भी लिटिगेशन के बारे में पता नहीं चलता है। अगर कोर्ट पे चल रहा है तो वो लिटिगेशन का नहीं आ पाता उसमें, पेंडिंग लिटिगेशन के बारे में। कोई इनहेरिटेंस का डिस्प्यूट चल रहा है, अगर बाई चांस रेवेन्यू कोर्ट तक नहीं पहुंचा लेकिन आपस में ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो भी इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट पे वो नहीं आता है। कोई भी तरह का फॉर्ज डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू से हुआ है, वो भी इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट पे नहीं आता। ये इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन फिर भी ये आधा काम करता है, बाकी आधा काम आगे वाले स्टेप्स में हम देखते हैं। स्टेप 4 पे आपको जाना होगा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए, पर इस पे भी आप पूरा नहीं विश्वास कर सकते हो, इसका कारण क्या है बताती हूँ। तो जब भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स चेक करें तो क्या-क्या आपको चेक करना होगा, म्यूटेशन को चेक करेंगे, खाता को हम चेक करेंगे, जमाबंदी को हम चेक करेंगे, खसरा खातूनी स्लिप्स को हम करेंगे और जो प्लान जो होता है, मैप जो होता है उसको भी हम ज़रूर चेक करेंगे। लेकिन याद रखिएगा रेवेन्यू के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जजों में कहा है कि जो भी रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपने आप में टाइटल क्रिएट नहीं करता है। टाइटल सिर्फ और सिर्फ सेल डीड ही आपका क्रिएट करता है। तो क्या पता है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में एक नाम होगा, लेकिन वो नाम उसने फ्रॉड से करवा लिया होगा, कुछ फैमिली डिस्प्यूट भी हो सकती है। तो ये एक आपको इसीलिए आप एक रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स पे भी 100% आप रिलाई नहीं कर सकते हो करने के लिए। बहुत सारे लोग जो फ्रॉड करते हैं ना, वो म्यूटेशन दिखा देते हैं और म्यूटेशन टाइटल नहीं होता है, ये याद रखिएगा, टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं होता है और यहीं से प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। तो अब क्या करें? नंबर 5, कोर्ट केसेस का आप सर्च कर सकते हैं। ये आपका स्टेप 5 है। कैसे आप करोगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की वेबसाइट, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। ऑनलाइन आप जाके चेक कर सकते हो, पार्टीज़ का नाम डाल के आप चेक कर सकते हो। हाई कोर्ट की वेबसाइट्स पे भी आप चेक कर सकते हैं। ई-कोर्ट पोर्टल्स जो है बहुत सारे हैं। इनमें हर एक कोर्ट्स का अपना अलग-अलग है। आप उस पे जाके पार्टीज़ का नाम डाल के भी आप चेक कर सकते हो। सर्वे नंबर का तो नहीं होगा, लेकिन पार्टीज़ का नाम जाके आप चेक कर सकते हो। इसमें आपको क्या देखना है कि आपको सिविल सूट पेंडिंग है इस पर्सन के नाम से, पार्टीशन सूट तो पेंडिंग नहीं है, कोई स्टे तो कोई नहीं ले गया, कोई थर्ड पार्टी, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केसेस तो नहीं चल रहा है, किसी और को बेच दिया था और उसका नाम में रजिस्ट्री नहीं किया, वो पहुंच गया कोर्ट, कोई प्रोबेट का डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको सिविल डिस्प्यूट्स पे चेक करना बहुत ही जरूरी है कि क्लियर है कि नहीं है। अब छठा स्टेप्स है, आपको फिजिकल पोसेशन भी जाकर चेक करना चाहिए, क्योंकि लोग तो दिखा देते हैं, पेपर में आजकल बहुत होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग में भी दिखा दिया जाता है, लेकिन आप जमीन खरीद रहे हैं, लाखों करोड़ों की चीजें खरीद रहे हैं, तो जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर करिए। और उस पर क्या वेरीफाई करेंगे कि उसको पकड़ के कौन रखा है, उस वक्त उस जमीन पे क्या खाली जमीन है, क्या किसी ने कुछ घर बना के रखा है, तो किसका घर है, कोई रह रहा है नहीं रह रहा है, क्या वो किराएदार है, क्या वो केयरटेकर है, कि क्या कोई इंक्रोचमेंट है। तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन के द्वारा ही प्रूव होगा। आपको अगल बगल के जो नेबर्स उनसे भी बात करना चाहिए। आरडब्ल्यूए पे कोई प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, कोई सोसाइटी में ले रहे हो, तो आरडब्ल्यूए से जरूर बात कीजिएगा। लोकल जो रेजिडेंट्स है उनसे जरूर आपको बातचीत करना चाहिए, तो एक क्लैरिटी आपको मिल जाता है उस प्रॉपर्टी को लेकर। एंड दे आर द बेस्ट सोर्स एक्चुअली। कोई प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चल रही है, बहुत सारी चीज जो हमें लीगल डॉक्यूमेंट से नहीं पता चलती है ना, वो अगल बगल से पता चल जाता है। अरे उनको तो भाई भाई में लड़ाई हो रहा था उस प्रॉपर्टी को लेकर, अरे वो तो उसके पिताजी ने एक का नाम में करके दे दिया, दूसरे के नाम पे नहीं करके दिया। तो ये चीजें इन्फॉर्मेशन आपको जो हो जाती है, हमें लगता है गॉसिप है, गॉसिप नहीं, ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है और कहीं न कहीं उसमें सच्चाई जो होती है, और आपको जो चीज़ बाकी से नहीं पता चल रहा है ना, अगल-बगल के लोगों से वो चीज़ पता चल जाएगा और क्लैरिटी आपको ज़रूर मिल जाएगी। उसके बाद में आ जाता है लीगल हेयर सर्टिफिकेट। ये तो बिल्कुल चेक करना होता है कि अगर आप जिससे आप खरीद रहे हो वो डिज़ीज़्ड है, जिसके नाम से प्रॉपर्टी डिज़ीज़ है, तो उसके बाद के जो लोग हैं, पहले तो डेथ सर्टिफिकेट चेक करें, लीगल हेयर सर्टिफिकेट चेक करें, सक्सेशन डॉक्यूमेंट्स आप चेक करें और प्रोबेट का जो है अगर एप्लीकेबल हुआ है तो वो भी आपको चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में 8वां स्टेप जो है वो है आपका गवर्नमेंट एक्विजिशन का। बहुत सारी प्रॉपर्टी हमें दिखा दी जाती है, ये बोलते हुए कि ये प्रॉपर्टी है, आप इसमें घर बना सकते हो। आप घर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से नहीं लिया, आप उसको घर बनाने के पर्पज़ से लिया और वहाँ जाते समय पता चला कि भैया ये तो एक्विजिशन में ही प्रॉपर्टी है, ये तो पूरा आधा ज़मीन कट के रोड पे जाने वाला है। और एक चीज़ ये होता है कि ठीक है एक्विजिशन पे है तो आपको उसका ये मिल सकता है, कॉम्पेंसेशन मिल सकता है, लेकिन जो पर्पज़ के लिए आप लिए वो पर्पज़ नहीं हो सकता है। रोड वाइडनिंग हो रही है, प्रोसीडिंग्स चल रही है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का कुछ स्कीम्स आ जाता है जिसकी वजह से आप इतने फ्लोर तक ये बना सकते हो। क्या पता चला फॉरेस्ट लैंड निकल कर आ गई, ग्राम सभा लैंड निकल के आ गई, तो बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के एक्विजिशन प्लान्स का उस ज़मीन को लेकर एक बार आप चेक करिए। कहाँ से आप चेक करोगे? जो भी नोटिफ़िकेशंस वगैरह निकलता है, सारे नोटिफ़िकेशन न्यूज़पेपर में आना कंपल्सरी होता है एज़ पर दी एक्ट। तो आप चेक कर सकते हो उसके बारे में। एंड अगेन अगल-बगल के लोगों से भी बहुत अच्छी जानकारी इसके बारे में मिल जाती है। उसके बाद आ जाता है अगर आप कोई फ्लैट खरीद रहे हो, तो उसका अप्रूवल्स आपको ज़रूर देखना चाहिए कि क्या बिल्डिंग प्लान सैंक्शन हुई है या नहीं हुई है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला है या नहीं मिला है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है या नहीं मिला है, रेरा का रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। मेरे पास बहुत सारे रेरा के मैटर्स आते रहते हैं जिसमें यूजुअली फर्स्ट 3 जो पॉइंट्स मैंने बोला ना, यही पॉइंट्स हो जाता है। उन्होंने सब कुछ खरीद लिया, पूरा पैसा भी दे दिया और अभी तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं आ रही है। और अभी बहुत क्लियर रूल्स है आपके, जब तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स नहीं आ जाता है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है।
तो आपको तो पूरा पैसे ही डूब डूब रहा है। आप ईएमआई भी दे रहे हो और जाके उस पे रह भी नहीं सकते हो, क्योंकि लॉस थोड़ा स्ट्रिक्ट अभी हो गया है। तो इन सारी चीज़ों का पहले कन्फर्म करें। अगर बिल्डर बाय एग्रीमेंट के थ्रू हुआ है और आगे ये सारी चीज़ें होने वाली रहती है, तो टाइमलाइन को देखें। अगर आपको कुछ बैलेंस पेमेंट रह जाता है, तो उसके साथ-साथ में अटैच्ड है कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी आना है। तो अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो अपना पेमेंट रोकिए। प्रॉपर उनको लीगल नोटिस भेजिए कि अभी तक क्यों नहीं आया है, जब तक ये नहीं आएगा मैं बैलेंस पेमेंट नहीं करूँगा। तो ये सारे कुछ स्टेप्स आपको लेना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट स्टेप्स मैं बोलूँगी, थोड़ा-सा खर्चा आता है, लेकिन ज़रूर कर लीजिएगा। अपने एरिया से, लॉयर से उस प्रॉपर्टी का टाइटल सर्च करा लीजिएगा। सबसे बेस्ट यही तरीका होता है, ये लॉयर ही ये ऊपर के जो सारे 9 जो चीज़ें हैं, वो खुद ही वो कर देगा। ऑब्वियसली तरीका को लॉयर को लीजिए जिसको प्रॉपर्टी के चीज़ों के बारे में अच्छी नॉलेज हो। ये काम उसने पहले भी कर चुका हो, एक्सपीरियंस हो, तो वो आपको करके एक रिपोर्ट बनाकर आपको दे देगा। तो क्या-क्या वो देखेगा उसमें, वो एग्ज़ामिनेशन देखेगा, चेन ऑफ टाइटल देख लेगा, जो एक इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट है उसको प्रॉपर चेक कर लेगा, लिटिगेशन है कि नहीं, वो बहुत सही आदमी है, पक्का कोर्ट पे जाके खुद ही पता कर लेगा। इनहेरिटेंस इश्यू भी वो पता कर सकता है और क्या-क्या रिस्क उस प्रॉपर्टी के साथ है वो बता सकता है। तो ये जो रिपोर्ट आपको जो भी मिलेगी, ये टाइटल का मार्केटेबल रहेगा, डिफेक्टिव टाइटल है नहीं वो आपको पता चल जाएगा, और क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है वो भी रहेगा। लेकिन एक चीज़ के साथ मैं ज़रूर बोलूँगी, किसी भी पर्सन पर, चाहे वो आपका लॉयर हो, चाहे आपका ब्रोकर हो, चाहे वो सेलर हो, किसी पे देखिए 100% रिलायंस तो नहीं करना चाहिए। मैं खुद एक लॉयर हूँ, लेकिन ये बात मैं आपको ज़रूर बोलूँगी। सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। जो-जो चीज़ आप खुद कर सकते हो, खुद फिज़िकली जाके कर सकते हो, भागा-दौड़ी होता है, कर लीजिए। वो आगे की जो परेशानी है उससे आपको ज़रूर बचा लेगा। एक 5 ज़रूर चीज़ें बताऊँगी जो अगर आपको पता चलता है तो आगे बढ़िएगा मत। पहला है, अगर जो सेलर है वो आपको ओल्ड डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। प्राइस जो है मार्केट प्राइस से बहुत नीचे हो गए। 1 लाख की प्रॉपर्टी मार्केट प्राइस 1 लाख की आपको बेच रहा है 5,000, भैया बहुत कम है, क्यों? सबसे पहला क्वेश्चन। टाइटल ओरिजिनेट जो हुआ है वो ओरिजिनेट हुआ है एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से। ऑब्वियसली आप नहीं ले सकते हो, डिफेक्टिव टाइटल हो गया वो, ठीक है? मल्टीपल फैमिली मेंबर्स है जो प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहे हैं, ठीक है? रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एंड टाइटल डॉक्यूमेंट्स आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये रेड फ्लैग्स होते हैं, तो ऐसे प्रॉपर्टी को मत ही खरीदिएगा। प्रॉपर्टी परचेज में सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग रजिस्ट्री का दिन डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, सोचते हैं कि टाइटल वेरिफिकेशन रजिस्ट्री से पहले होता है। नहीं, ये आपको खुद करना होता है। अगर रूट टाइटल ही आपका गड़बड़ है, डिफेक्टिव है, तो आप सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हैं, आप मुसीबत भी अपने साथ में आप खरीद रहे हो, टेंशन भी अपने साथ में खरीद रहे हो। तो इसलिए ये अप्रोच अगर आप लेके चलोगे, ये स्टेप बाय स्टेप लेकर आप चलोगे, तो 98% टाइम आप जो भी प्रॉपर्टी को ले रहोगे, वो आपका टेंशन फ्री प्रॉपर्टी होगा, और जितना पैसा आप लगाए लगाए हो, जिस चीज़ के लिए भी लगाए हो, उसको आप उपभोग कर पाओगे। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी तरह का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।